चलो देखो बेटा, आज हम लोग टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जो आगे के टॉपिक्स हैं ना उनको देखेंगे। और उन टॉपिक्स को करने से पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक छोटा सा पॉइंट पढ़ा था, उसको हल्का सा रिकैप करते हैं। इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने वहाँ पर एक पॉइंट कहा कि चार्ज को कुछ कैटेगरीज में बांटा हुआ है, जिसमें से कि हम लोगों ने एक पॉइंट कहा था पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो क्या याद रखना है, पॉइंट चार्ज क्या होंगे? जिनका साइज जो है वो ऑलमोस्ट क्या हो, नेग्लिजिबल, बहुत छोटा साइज हो, तो उन्हें हम लोग क्या नाम देंगे वहां पर? पॉइंट चार्ज। फिर दूसरा क्या ध्यान रखना है बेटा, कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं गिवन चार्ज, जो चार्ज हमें दिया हुआ होगा, तो जो चार्ज हमें गिवन होता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? वी कॉल इट एज द सोर्स चार्ज। ठीक, और फिर ध्यान रखना है कि जो चार्ज which is under consideration, जिस चार्ज को हम लोग अलग से कंसीडर कर रहे हैं उसे हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? वी कॉल इट एज द टेस्ट चार्ज, उसको टेस्ट चार्ज कहेंगे। ठीक है, टेस्ट चार्ज के लिए आपको दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि भाई टेस्ट चार्ज का नेचर बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? पॉजिटिव, और टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज बी यूनिटी। हमेशा कितना लेना है? 1। ये तब की बात है जब क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ ना दिया जाए। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को मेंशन करके दे रहा है, उसने कहा हम लोगों से अ टेस्ट चार्ज ऑफ -100 माइक्रोकूलम, ऐसा कुछ कह दिया। ठीक है, सो इन दैट केस हम लोग अपने चार्ज का नेचर कैसा लेने वाले हैं बेटा? नेगेटिव, और हम अपने चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना रखेंगे बेटा वहां पे? 100 माइक्रोकूलम। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जब हम कंसीडर करेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 1। नेचर कैसा रहेगा? पॉजिटिव। और अगर क्वेश्चन के अंदर रीडिंग्स अवेलेबल है तो फिर हमें उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। याद रहेगी ये चीज? ठीक है, अब हम लोग आज का अपना टॉपिक उठाते हैं बेटा यहाँ पर, और अब ध्यान से समझना, जहां दिक्कत आए बेटा पूछ लेना आप लोग। तो सबसे पहला कंसेप्ट इज ऑल अबाउट द कूलम्स लॉ। ठीक, कि कूलम्स लॉ क्या है? अब कुछ कंडीशंस हैं, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक हम कूलम्स लॉ के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो कूलम्स लॉ में जो सबसे पहली अगर मैं बात करूं कंडीशन की, तो वो कंडीशन आती है चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्जेस। आपके चार्जेस का नेचर कैसा होना चाहिए? पॉइंट चार्ज होने चाहिए। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हो कि उन चार्जेस का साइज should be very small। चार्जेस का जो साइज रहेगा वो कैसा रहेगा? बहुत छोटा रहेगा। पहली कंडीशन ही होगी। दूसरी कंडीशन, सेपरेटेड फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। जब दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को देखा जाएगा तो वो हमेशा कहां से कहां देखना है? सेंटर टू सेंटर देखना है। सरफेस से सरफेस नहीं, हमेशा कहां से कहां देखा जाएगा? सेंटर टू सेंटर। वी कॉल इट एज द सेंट्रल डिस्टेंस। इसी को हम क्या नाम देते हैं बेटा वहां पर? सेंट्रल डिस्टेंस। ठीक है, और तीसरी और सबसे मजेदार पॉइंट वाली बात आती है हमारे पास, चार्जेस should be at rest। जो हमारे चार्जेस हैं, जो पेयर ऑफ चार्ज हम लेंगे हम, वो चार्जेस कैसे होने चाहिए? रेस्ट पर होने चाहिए। अब यहां ध्यान रखना कि यहां रेस्ट पर होने चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि रुके हुए हो। यहां इसका मतलब है कि उनके बीच का डिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट। उनके बीच के डिस्टेंस में कोई चेंजेस ना आए। फॉर एग्जांपल
अगर आप लोग बात कर रहे हैं एटम के अंदर, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है? Ze, ध्यान रखें ये निशान। और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर अपने फिक्स ऑर्बिट में घूमता है। तो क्या यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है? नो, दे आर इन रिलेटिव मोशन। इनके बीच का डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो यहाँ रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल रुके हुए हो, मोशन में हो कोई दिक्कत नहीं है, बट इस तरीके से होना चाहिए मोशन भी कि दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या रहे? सेम रहे। फॉर एग्जांपल भाई मान लो एक चार्ज हमारे पास ये और दूसरा चार्ज हम लोगों ने ये कंसीडर कर लिया, दोनों के बीच में डिस्टेंस है हमारे पास r एंड से बोथ स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी, मतलब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। और अगर ऐसा सिचुएशन आया कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सेम वेलोसिटी से, जिससे कि रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? 0। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा? फिक्स। तो क्या हम ये कह सकते हैं रेस्ट पर? नो। तो यहाँ रेस्ट पर होने का मतलब ये नहीं होगा कि रुका हुआ हो, यहाँ पर रेस्ट पर होने का मतलब किस पॉइंट से है कि उनके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज रिपीट कर रहे हैं ध्यान से, कूलम्स लॉ जब कभी भी हम डिस्कस करेंगे तो 3 चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली चीज, चार्जेस का नेचर कैसा होना चाहिए? पॉइंट चार्ज, दे शुड बी वेरी स्मॉल इन साइज। दूसरी चीज, जब हम डिस्टेंस देखेंगे तो वो सरफेस टू सरफेस नहीं होगा, विल ऑलवेज बी कंसीडर्ड फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, वो हमेशा कहां से कहां देखा जाएगा? सेंटर टू सेंटर देखा जाएगा। तीसरी चीज, जब हम बात कर रहे हैं चार्जेस के बीच के डिस्टेंस की, तो वो डिस्टेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। मोशन में हो चार्जेस कोई टेंशन नहीं है, बट वहां मोशन भी इस तरीके से होना चाहिए कि उनके बीच का डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट। ये 3 पॉइंट्स याद रहेंगे। अब इन 3 पॉइंट्स को साथ में रखते हुए कूलम्स लॉ ने क्या कहा? कूलम्स लॉ ने कहा कि यूनिवर्स में अगर कहीं पर भी हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस सेंट्रली सेपरेटेड है, से द चार्ज Q1 एंड Q2, और इन दोनों के बीच का सेंट्रल डिस्टेंस कितना है? r। कि यूनिवर्स में कहीं पर भी 2 पॉइंट चार्जेस सेंट्रली सेपरेटेड हैं एंड दे आर एट रेस्ट, तो इन दोनों के बीच में हमेशा क्या एग्जिस्ट करेगा? एक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। जैसे क्लास 11 में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर भी कुछ ऐसा ही था। तो यूनिवर्स में कहीं पर भी अगर 2 हैवी मासेस सेंट्रली सेपरेटेड होंगे तो उनके बीच में, अब ध्यान से सुनना है, उनके बीच में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। बट जब कूलम्स लॉ की बात आई तो उसने ये नहीं कहा कि हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, यहाँ पर क्या है? फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। इंटरैक्शन क्यों? क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज, भाई चार्जेस का नेचर कैसा है उसके हिसाब से वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और वो फोर्स एग्जिस्ट जरूर करेगा। एंड इस तरीके से ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, so the magnitude of force will be proportional to the product of the magnitude of the 2 charges and inversely proportional to the square of their central distance। दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के साथ कैसे वेरी करेगा? डायरेक्टली। और डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ कैसे वेरी करेगा? इनवर्सली। अब तुम्हें यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखना है, चार्जेस का नेचर भी होगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना? तो जब हम लोग न्यूमेरिकल अप्रोच कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो जो चार्ज का साइन है आप उसे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर आप पुट अप कर भी रहे हो तो मैग्नीट्यूड चल रहा है, आपका फाइनल रिजल्ट क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है? तो न्यूमेरिकल करते समय जब फोर्स को लेकर के कर रहे हो तो चार्ज का साइन कभी भी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट नहीं करना। चार्ज के साइन को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? डायरेक्शन बनाना कि अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, राइट साइड लगेगा, लेफ्ट साइड लगेगा, अपवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, या राइट साइड एक एंगल पे जाएगा, या लेफ्ट साइड एक एंगल पे जाएगा, या अपवर्ड एक एंगल पे जाएगा, इस तरीके से। तो ध्यान क्या रखना है? चार्ज की पोलैरिटी को न्यूमेरिकल करते समय फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, उस पोलैरिटी को कहाँ इस्तेमाल करोगे? डायरेक्शन बनाओगे। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो कूलम्स लॉ ने इनिशियली सिर्फ 2 पॉइंट कहे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्टली एंड डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स। और जैसे ही उसने इन दोनों को कंबाइन कर लिया था,
कंबाइन करके क्या मिला, F is proportional to Q1 Q2 by R square एंड प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट रखा गया K दिस Q1 Q2 by R square। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास हमारी कूलम्स लॉ के लिए, जिसमें कि बेटा जो ये K है we call it as the dielectric constant। इसे क्या कहा जाता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एसआई सिस्टम के अंदर वैल्यू ध्यान रखना 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, नाम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, बट जैसे जैसे मीडियम बदलेगा वैल्यू भी बदल जाएगी, वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी। ये जो वैल्यू चल रही है आपके पास 9 × 10⁹, दिस इज फॉर द फ्री स्पेस। ये किसके लिए चल रही है आपके पास, फ्री स्पेस के लिए, जब हमारे पास कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या फिर एयर है। ठीक है, अगर कोई मीडियम ना हो या फिर कौन है, एयर है, तब हम कितना लेकर के चलेंगे, 9 × 10⁹। ध्यान रहेगा। अभी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, इसे अलग से भी सीखेंगे, फिलहाल यहां तक समझ आया अच्छे से, श्योर है ना। अब आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो K आया है बेटा, इस K का मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इज रिटन एज 1/4πε। इसे ऐसे लिखा जाएगा, जिसमें कि जो एप्सिलॉन नॉट है, दिस इज टर्म्ड एज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये नाम है, क्या चीज होती है अभी पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। सो K इज व्हाट, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन नॉट। ये जो हमने बनाया ये वाला सिंबल, दिस इज एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एसआई सिस्टम के अंदर वैल्यू इज 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू ध्यान रखो। एंड अगेन मीडियम बदलेगा तो ये वैल्यू भी बदल जाएगी। ये वैल्यू सिर्फ किसके लिए है, या तो फ्री स्पेस और या फिर एयर। अगर उसकी जगह कोई मीडियम आएगा तो ये वैल्यू भी चेंज होगी। ये पॉइंट समझ आया। अब हम क्या करते हैं, यहां पर K की जगह वैल्यू रख लेते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन तैयार हो जाएगी, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, इस वजह से हम लोग फर्दर क्या लिखेंगे, F वेक्टर इज इक्वल टू Q1 Q2 मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 4πε0 R स्क्वायर इंटू n कैप। भाई पॉजिटिव है, मान लो फोर्स जो लग रहा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लग रहा है, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग वहां क्या लगा देंगे, पॉजिटिव आई कैप। अगर फोर्स हमारा नेगेटिव z एक्सिस पर लग रहा है तो डायरेक्शन के लिए हम क्या लगा देंगे, माइनस k कैप। फोर्स अगर पॉजिटिव y एक्सिस पर लग रहा है तो डायरेक्शन के लिए क्या लगा देंगे, पॉजिटिव j कैप। ध्यान रहेगा। कूलम्स लॉ का स्टैंडर्ड पॉइंट क्या है, समझ आया अच्छे से। चले आगे यहां से। अब हम बात करते हैं बेटा यहां पर कूलम्स लॉ के बीच में हमारे पास, जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो हमारे पास एक कांस्टेंट बना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया किससे, K से। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग चीज है और जो डाइलेक्ट्रिक है वो अलग चीज है। अगर मैं बात करता हूं सिर्फ किसको लेकर, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक को लेकर, मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक की। अगर मैंने बात करी डाइलेक्ट्रिक की, तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये नोटबुक है आप लोगों की, ठीक, तो ये क्या है, कंडक्टर इंसुलेटर है, इंसुलेटर। अगर ये इंसुलेटर, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे मैग्नेट है तो मैग्नेट की क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मास है तो मास की क्या होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड। एज इट इज अगर चार्ज है तो चार्ज की क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। आइडिया मिला। सो अगर इस इंसुलेटर को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं और ये इंसुलेटर इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा, कंडक्ट नहीं, कंडक्ट तो कंडक्टर करेगा, ठीक है, इंसुलेटर कंडक्ट नहीं कर सकता।
ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को क्या करेगा, ट्रांसमिट। ट्रांसमिट मतलब सरफेस से लेकर के जाएगा, ठीक है। तो इस इंसुलेटर को ही हम क्या नाम देंगे, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या है, एक तरीके का इंसुलेटर जो कि किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर के जा सकते हैं। सो दैट इंसुलेटर विल बी टर्म्ड एज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक। उस इंसुलेटर को हम क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक। फॉर एग्जांपल, एक जस्ट एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहे हैं, तो आपके पास पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल में अंदर लेड हो गया और ऊपर बाहर की कवरिंग पूरी क्या है, वुड है। आपने उस पेंसिल को अपने स्विच बोर्ड के सॉकेट में इंसर्ट करा एंड स्विच इट ऑन, क्या आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि वुड नहीं लगेगा, डोंट वरी, बिकॉज़ नहीं लगेगा, रिलैक्स। हाँ, क्यों, क्योंकि वुड क्या है आपका, इंसुलेटर। हाँ, अगर ग्रेफाइट बिल्कुल ही टच कर रखा है तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हमने पेंसिल जो कि वुड की बनी हुई उसको ऐसे होल्ड करके सॉकेट में इंसर्ट करा, स्विच इट ऑन, हमें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगा। बट अगर उसी पेंसिल को हम लोगों ने पानी में डाल करके रखा हुआ था 2 दिन से, ठीक है, तो अब वो प्रॉपर्ली वेट हो गई, उसके अंदर मॉइस्चर आ चुका है, और अगर अब हमने उसे सॉकेट में इंसर्ट करके स्विच ऑन करा तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ट्रेवल करेगा या नहीं करेगा। वो क्या था, इंसुलेटर। जो वुड थी वो क्या थी, इंसुलेटर थी, बट एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में उसने भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को क्या कर दिया, ट्रांसमिट करना शुरू करा। तो अब उस इंसुलेटर को मैं क्या कह सकता हूँ, डाइलेक्ट्रिक। सो डाइलेक्ट्रिक इज बेसिकली व्हाट, इट्स एन इंसुलेटर। वो एक इंसुलेटर है जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ट्रांसमिट करेगा, किसकी प्रेजेंस में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस। बात समझ आई। हमें क्या सीखना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इसे समझते हैं, ध्यान से देखना बेटा। सपोज हमारे पास एक अरेंजमेंट है इस तरीके, एंड दिस इज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड। यहां कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता, वैक्यूम। अगर वैक्यूम है तो यहां क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। जहां वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, वहां लेके चलेंगे नॉट के साथ। तो जो परमिटिविटी थी उसको हमने लिखा था एप्सिलॉन नॉट ना, तो यहां पहुंचा ना होगा। अब इस अरेंजमेंट में हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से सेंट्रली सेपरेटेड हैं। सपोज चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2, और दोनों के बीच का सेंट्रल डिस्टेंस जो है वो कितना है हमारे पास, एज पर द कूलम्स लॉ इनके बीच में एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा या नहीं। अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर। सो अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, हम लोग क्या लिख पाएंगे बेटा, हम लोग लिख पाएंगे F0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय, भाई ये वो फोर्स है जो कि उन 2 चार्जेस के बीच में लग रहा है, वो भी कब, when the 2 charges are placed in an arrangement, एक सिस्टम के अंदर रखे गए हैं जहां कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता। अब हमने क्या करा, इसी तरीके से एक और अरेंजमेंट कंसीडर किया, बट यहां पर कोई भी मीडियम एग्जिस्ट है। अगर मीडियम है तो बेटा एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या होगा, एप्सिलॉन m। हमने कहा था ना कि भाई नाम में आ रहा है कांस्टेंट, बट जब मीडियम बदलेगा तो उसकी वैल्यू भी बदलेगी। तो ये हो गई परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और यहां आ गई परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। वही दोनों चार्जेस हमने यहां कंसीडर करे, ठीक, सेम 2 चार्जेस एंड सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस, और उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इन दोनों के बीच में भी एज पर द कूलम्स लॉ एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा, एकदम बिंदास करेगा। तो उस फोर्स को हम कितना लिखेंगे, से द फोर्स विल बी रिटन एज Fm। भाई जब वैक्यूम में था तो हमने क्या लिखा, F0। अब मीडियम में है तो हम क्या लिखेंगे, Fm। सो Fm विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाय r²। स्टैंडर्ड फॉर्मूले में सिर्फ क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन m। भाई वैक्यूम था तो एप्सिलॉन नॉट, मीडियम है तो एप्सिलॉन m। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, इसे सेकंड नंबर। अब हमें डिफाइन करना है किसे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स
बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। मान लो ये मेरे 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, और मैंने इन्हें कहाँ रखा हुआ है, वैक्यूम में, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स लगेगा, ठीक है, और फिर मैंने क्या करा, इन्हीं दोनों चार्जेस को फिर से कंसीडर किया सेम डिस्टेंस के साथ, बट अब जब कंसीडर कर रहा हूं तो एक मीडियम में कंसीडर कर रहा हूं, तो भी इनके बीच में एक फोर्स लगेगा। सो रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड सेंट्रली व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन द सेम 2 पॉइंट चार्जेस separated by the same distance but when placed in a medium। so हमारे पास k किसके इक्वल बना, f नॉट बाय, बात समझ आई। नाउ हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है भाई, ये रहा f नॉट और ये रहा fm, दोनों वैल्यूज रिप्लेस करो तो हमारे पास कितना बना, k विल बी इक्वल टू, चेक इट आउट बेटा ध्यान से, q1 q2 r स्क्वायर, q1 q2 r स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, देन 1 by 4 pi एंड 1 by 4 pi, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास कितना बचेगा, ईश्वर बेटा पढ़ाई में ध्यान लगाओ, 1 by एप्सिलॉन नॉट ओवर 1 by एप्सिलॉन m। सो हमारे पास k का फॉर्मूला बन गया एप्सिलॉन m by एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज आल्सो रिटन एज एप्सिलॉन r, इसे एप्सिलॉन r भी लिखते हो, समझना ध्यान से। एक चीज बोलते हो रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो ये रेशियो था ना, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, आपने इसे क्या कहा, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी से डेंसिटी का रेशियो, रिलेटिव डेंसिटी, परमिटिविटी से परमिटिविटी का रेशियो क्या बनेगा बोलो, वेरी गुड। सो दिस इज नोन एज व्हाट, रिलेटिव परमिटिविटी, इसी को हम क्या नाम देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, याद रहेगा। सो सिंपल, आप लोगों को क्या याद रखना है कि K इज इक्वल टू F नॉट बाय Fm इज इक्वल टू एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन, हो जाएगा अच्छे से, पक्का। अब सुनो ध्यान से बेटा, आप इस फॉर्मूले की तरफ आओ और ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे वेरी कर रहे हैं, इनवर्स, मतलब जैसे ही मीडियम की प्रेजेंस आएगी तो जो फोर्स है वो कमजोर बन जाएगा, जैसे ही मीडियम की प्रेजेंस आएगी तो फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। देखो यार कैसे वेरी कर रहे हैं हम, लेट्स हैव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके बात करते हैं हम लोग इसके लिए। भाई किचन में हमारे पास एक बड़ी प्यारी चीज है जिसको लेकर के काफी लड़ाई रहती है घरों में, नमक, सब्जी में कम हो जाए तो झगड़ा और ज्यादा हो जाए तो झगड़ा, बैलेंस हो ही नहीं पाता, कभी कम है तो कभी ज्यादा। यही NaCl अगर सॉलिड स्टेट में तो तुम ऐसे रखोगे, बट जैसे ही तुम NaCl को वाटर की प्रेजेंस में ले लेते हो एक्वस स्टेट में, तो तुरंत क्या लिखते हो, Na प्लस, डिसोसिएट होकर उसने क्या बना दी, आयंस बना दिए। कब बने, जब वो वाटर की प्रेजेंस में, हाँ है ना, वाटर है, इसका मतलब वहां पे अब मीडियम है, अगर मीडियम आया तो फोर्स क्या हो गया, कमजोर पड़ गया, जिसकी वजह से NaCl जो बॉन्डेड फॉर्म में था वो क्या हो गया, डिसोसिएट, तो उसने क्या बना दी, Na प्लस NCl आयंस बना। समझ आई बात, प्रॉपरली अगर देखना चाहते हो ना तो ध्यान रखना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ पानी, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 81 होता है, ठीक है भाई। आपने लिखा K इज इक्वल टू F नॉट बाय Fm, तो Fm विल बी इक्वल टू व्हाट, F नॉट बाय 81। भाई जब तक कोई मीडियम नहीं था तब तक फोर्स कितना चल रहा था, F नॉट, बट जैसे ही पानी की प्रेजेंस आ गई तो फोर्स कितना चला, Fm, एंड नाउ व्हाट विल बी दिस Fm, इट इज 1 by 81 टाइम्स ऑफ F नॉट, वो फोर्स F नॉट का कितना हो गया, 1 by 81 टाइम्स, इट इज 1 by 81 टाइम्स, तो वो बढ़ गया या घट गया, कम हो गया ना। तो ये चीज ध्यान रहेगी कि मीडियम की जैसे ही प्रेजेंस आएगी तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा, कम। बात समझ आई अच्छे से, कर सकते हैं प्रॉपर्ली। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है समझ आया, और डाइलेक्ट्रिक क्या है ये समझ आया। हाँ एयर फ्री स्पेस में आएगा ना, क्या चीज, एयर नॉट हाँ आएगा ना, जो वैल्यू हम लोग ले रहे हैं ना यहाँ पर, फ्री स्पेस, ठीक है, दैट्स वैक्यूम और एयर को सेम लेकर चलना है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
डाइलेक्ट्रिक हमारे पास क्या है? बहुत सिंपल चीज, ध्यान रखो, एक तरह का इंसुलेटर है। पहली चीज भाई किस तरह का मटेरियल है? इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटर है, जो कि क्या करता है? ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, जो कि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमिट करने का मतलब है द होल बॉडी विल नॉट बी इन्वॉल्व, सिर्फ सरफेस से जाएगा पॉइंट। जैसे बॉइलिंग बोलते हो, सो बॉइलिंग इज व्हाट बल्क फिनोमेना, हाँ पूरा बॉडी इन्वॉल्व हो जाता है, वाटर बॉडी पूरा। बट अगर बात करते हो इवेपोरेशन, इज इट अ बल्क फिनोमेना? नो, इट इज अ सरफेस फिनोमेना, सरफेस से काम चल रहा है। एज इट इज जब बात ट्रांसमिट करने की आ रही है तो सिर्फ कौन इन्वॉल्व होगा? सरफेस, ठीक है। सो डाइलेक्ट्रिक क्या है? एक तरीके का इंसुलेटर जो कि क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ट्रांसमिट करता है। कब? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस। समझ आया? पक्का? सो तीन चीजें देखी हमने अभी। सबसे पहला पॉइंट हमारा कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या बना, ठीक है। दूसरी चीज, कूलम्स लॉ के फॉर्मूला के अंदर हमारे पास एक कांस्टेंट आया जिसे हमने क्या कहा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फिर वहां से हमने देखा कि भाई डाइलेक्ट्रिक क्या होता है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी। क्लियर है? फिर उसी में हम लोगों ने ये देखा कि जैसे ही मीडियम की प्रेजेंस आ जाती है, ठीक है, तो जो फोर्स है वो दोनों एक दूसरे से कैसे वेरी करते हैं? इनवर्सली। तो मीडियम की प्रेजेंस आने की वजह से फोर्स कम हो जाएगा, वीक। यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर सर? श्योर। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कूलम्स लॉ के, जिनको कि रीजन असर्शन कह लो या फिर जो छोटे छोटे 1 मार्क का क्वेश्चन होते हैं उनके लिए ध्यान रखना, ठीक है। सो कूलम्स लॉ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में सबसे पहली चीज, एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। भाई ये किसके लिए काम करता है? पॉइंट चार्जेस के लिए, और वो भी कैसे होने चाहिए? रेस्ट पर होने का मतलब ये नहीं कि रुका हुआ, नो। यहाँ पर रेस्ट पर होने का मतलब क्या है? दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या रहे? कांस्टेंट रहे, ठीक है। फिर दूसरी चीज, कूलम्स फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। जो हमारा कूलम्स फोर्स है वो कैसा फोर्स है बेटा? सेंट्रल फोर्स है। क्यों? बिकॉज इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस, क्योंकि वो हमेशा उस लाइन के अलोंग एक्ट करता है जो दोनों चार्जेस के सेंटर्स को जोड़ रही है, ठीक है। समझो ध्यान से। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर ऐसा कुछ कंसीडर किया, ये रहे हमारे दो चार्जेस, से द चार्ज A एंड चार्ज B। ये है पॉजिटिव 5 माइक्रोकूलम और ये है नेगेटिव 10 माइक्रोकूलम। भाई अब एक चीज तो हमारे पास श्योर है कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स होने वाला है? अट्रैक्शन, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कौन किसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा? दोनों में से हैवी मैग्नीट्यूड पकड़ो। सो हैवी मैग्नीट्यूड कौन है? दैट इज B। तो जो B है वो A को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो B ने A पर फोर्स लगाया इस तरीके से, समझ। तो क्योंकि जो फोर्स लगेगा वो ऐसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगा जो कि दोनों चार्जेस के सेंटर्स को जोड़ रही हो, इस वजह से इसे क्या नाम दिया गया? दैट कूलम्स फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। ध्यान रहेगा, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखेंगे इसको। तीसरा पॉइंट, ये जो कूलम्स फोर्स है, कूलम्स फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कूलम्स फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। याद करो क्लास 11, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव। तो अभी हम बात कर रहे हैं कौन से फोर्स की? कंजर्वेटिव। तो कूलम फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों? 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। क्योंकि कूलम्स फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होगा वो कभी भी नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा।
इट विल डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। और दूसरी चीज, कंप्लीट साइकिल पे जो वर्क डन होगा दैट विल ऑलवेज बी 0। दो पॉइंट याद रखने, कूलम्ब फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों है कंजर्वेटिव फोर्स? क्योंकि कूलम्ब फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होगा वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि नेचर ऑफ द पाथ कैसा रहा है, ठीक है। इट विल डिपेंड्स ओनली ऑन व्हाट, द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। फिर दूसरी चीज, कूलम्ब फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होगा कंप्लीट साइकिल पे दैट विल ऑलवेज बी 0। वो हमेशा कितना रहेगा? इस वजह से कूलम्ब फोर्स कैसा फोर्स? कंजर्वेटिव। बात समझ आ गई? ध्यान रहेगा। फिर एक और प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे, हमारी कूलम्ब लॉ ऑलवेज ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ motion, that to every action there is equal and opposite reaction, provided that action and reaction forces must be acting on the two different bodies। ये जो action और reaction force है वो दोनों कैसे एक्ट कर रहे हैं? अलग अलग बॉडीज पर एक्ट कर रहे हो। मतलब जितना फोर्स अभी B ने A पर लगाया उतना ही फोर्स A, क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग बॉडीज होगी। एक्शन किसने करा? B ने। किस पर? A पर। तो इसको क्या मिलेगा? अभी जो एक्शन कर रहा है वो कौन कर रहा है? B। तो उसको क्या मिलेगा? रिएक्शन, जो कि कौन देगा? A, which will be equal in magnitude but opposite in direction। बात समझ आई? याद रहेगा अच्छे से। सो कूलम्ब्स लॉ क्या है? कूलम्ब्स लॉ के अंदर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, उसके फॉर्मूला क्या है, उसके बाद कूलम्ब्स लॉ के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, अच्छे से हो जाएगा। हाँ, इक्वल रहेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। Come on baby, they cannot cancel। Action and reaction can never cancel each other। Cancel कब होते हैं? जब एक ही बॉडी पर एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बॉडी है, एक फोर्स यहाँ से ऐसे लग रहा है इस तरह, और एक फोर्स यहाँ से ऐसे लग रहा है। So these two forces are acting on opposite direction on this body, so they will cancel out। अभी एक्शन और रिएक्शन की बात है। एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो दोनों हमेशा अलग अलग बॉडीज पर है। क्लास 11 में क्वेश्चन भी आपका कि why action and reaction forces never cancel each other, because they always act on the two different bodies। आई बात समझ में? याद रहेगा अच्छे से? पक्का? बड़े आगे में यहाँ से। सो ये तो कहानी होगी बेटा हमारी कूलम्ब्स लॉ को लेकर के। अगला पॉइंट हमारे पास जो हम लोगों को यहाँ पर सीखना है, बहुत मजेदार चीज है और बहुत सिंपल है बेटा। देखिए, हमें जानना है किसके बारे में? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और बहुत सिंपल सी चीज है। मैं यहाँ पर एक दो पॉइंट्स दे रहा हूँ, आप लोग फॉर एग्जाम्पल NaCl, तो इसको हम डिसोसिएटेड फॉर्म में NaCl ऐसे ले, Na प्लस HCl माइनस। सपोज अगर अपने पास है H2SO4, तो जैसे ही आप इसे डिसोसिएटेड फॉर्म में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 2H प्लस एंड SO4 माइनस। ऐसा कुछ होगा। आप लोग कुछ पॉइंट्स पकड़ने की कोशिश करो यहाँ पर, देखो ध्यान से। अगर मैं NaCl की बात कर रहा हूँ, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव। इफ इट इज 1 पॉजिटिव देन 1 एज इट इज। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इफ इट इज 2 पॉजिटिव देन इट इज 2, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव। पहली पॉइंट पकड़ में। दूसरी चीज, क्या आप सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ NaCl या फिर सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 को नेकेड आइज के थ्रू देख पाएंगे? पॉसिबल। इसका मतलब यहाँ Na प्लस एंड Cl माइनस इनके बीच में डिस्टेंस इज नेग्लिजिबली स्मॉल। डिस्टेंस बहुत छोटा है। एज इट इज अगर मैं यहाँ बात करूं हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन के बीच में, तो यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है। बोलो हाँ है ना? So now what is an electric dipole? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें कि जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा। ठीक है? से -q तो ये +2।
and separated by a very small distance. उनके बीच में डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? बहुत छोटा, नेग्लिजिबली स्मॉल, ना के बराबर। तब जाके ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। कैलकुलेशंस इजी रहे, इस वजह से हम टोटल डिस्टेंस को कितना रखते हैं? 2a। सो दैट लोकेशन A, ये लोकेशन B, सेंटर ऑफ द डाइपोल ले लिया O, तो ये डिस्टेंस हम कितना रख लेंगे? A, और यहाँ से ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल? बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे पहला पॉइंट, दो चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के। दूसरा पॉइंट, दोनों का नेचर क्या होगा? अपोजिट। तीसरा पॉइंट, सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। सो सिंपली क्या बना? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? सो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। आई बात समझ में? कर सकते हैं अच्छे से। और इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हमारे पास एग्जिस्ट करती है बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल p से, ठीक है? एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। आप दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लीजिए और उसे मल्टीप्लाई कीजिए किसके साथ? डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके साथ। सो मतलब क्या बना? डाइपोल मूवमेंट, इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, दोनों में से कोई भी चार्ज लो, और आपने उसे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के साथ। तो ये बेसिक फॉर्मूला बन जाएगा आपका किसके लिए बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ध्यान रहेगा। फिर दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये किस तरह की क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? डायरेक्शन होगी, ठीक? सो वेक्टर, सो ये हमने क्या लिखा? p वेक्टर। तो अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में करना चाहता हूं तो मैं तुरंत किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? यूनिट वेक्टर। जैसे कूलम्ब लॉ में करा, हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिखा, बट हम चाहते थे कि हम उसे डायरेक्शन दें, तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर लिया? यूनिट वेक्टर से। एज इट इज हमने कहा कि डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होगी? इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स के लिए। इट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ सेम। याद रखना है कि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो है वो किसकी डायरेक्शन के साथ मैच करती है? डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, which is always from lower potential to, that is from negative to positive। ध्यान रहेगा। क्लियर है? लगभग क्लियर है बेटा आपको? यहाँ तक समझ आया अच्छे से? हाँ भाई, फॉर एग्जाम्पल हमने वाटर कंसीडर किया, लेट्स डिसोसिएट वाटर। वाटर को डिसोसिएट करते हैं हम लोग, तो हम लोग वाटर को डिसोसिएट करके कैसे लिखेंगे? 2H प्लस एंड O2 माइनस। अब ध्यान से सोचो, 2H प्लस पॉजिटिव कितना है? 2 यूनिट। O2 माइनस नेगेटिव कितना है? 2 यूनिट। मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। नेचर क्या है? अपोजिट। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव। एंड नाउ चेक आउट, क्या आप एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को नेकेड आई से देख पाओगे? इसका मतलब जो 2H प्लस है एंड O2 माइनस है, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत ही ज्यादा कम है। तो ये जो अरेंजमेंट बना, इसी को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स पॉइंट नहीं है, छोटी सी चीज है। एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें दो चार्ज होंगे इस तरीके से कि दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हो? इक्वल। मैग्नीट्यूड क्या हो? इक्वल। नेचर क्या हो? अपोजिट एंड सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। समझ आया? हाँ लग गया। अगर H2O में जो आयंस है उनका डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, हाँ हाँ, तो एक मॉलिक्यूल की तरह ही बिहेव करेगा। हम डिसोसिएट भी अगर करेंगे तब की बात, अगर डिसोसिएट कर भी दिया तो क्या बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे? सोचो, नहीं ना। तब भी डिस्टेंस क्या है उनके बीच में? बहुत छोटा। ऐसा समझ क्लियर हुआ? देखो ऐसे हम लोग बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, समझते हो? है ना?
तो जब आप बात करते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, मास, तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज हो जाती है? मैक्रो। जब बात करते हो चार्ज, तो वो कौन सी? माइक्रो। तो उस लिहाज से सोचना है, उस पॉइंट पे जाकर के सोचना है। ये चीजें बहुत बड़े स्केल पर नहीं है, बहुत छोटे स्केल पर है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। आया समझ? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, ये क्लियर हुआ? श्योर। अब इसी तरीके से जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया, इसी तरीके से हम लोगों को सीखना है, ध्यान से समझना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। आज का ये लास्ट टॉपिक रखेंगे, ठीक है? अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड सीखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, फिर उसको नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे, ठीक है? सो नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सपोज ये रहा हमारा सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज इज Q। तो गिवन चार्ज के आसपास एक ऐसा रीजन, मतलब सोर्स चार्ज के आसपास एक ऐसा सिमेट्रिकल रीजन, जिसमें कि अगर हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है जिसको हम अलग से कंसीडर करते थे, तो उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया था? टेस्ट चार्ज कहा था। तो एक तो था सोर्स चार्ज जो कि हमें गिवन है, तो गिवन चार्ज के आसपास एक ऐसा रीजन जिसमें कि अगर हमने कोई दूसरा चार्ज कंसीडर किया और जिसे हम कंसीडर करेंगे उसे हम क्या नाम देंगे? तो बेटा जी ये टेस्ट चार्ज इस गिवन चार्ज की वजह से अपने ऊपर क्या एक्सपीरियंस कर सकता है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो दैट रीजन, इस रीजन को हम लोग क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मैं अपनी पोजीशन से हिलूंगा, यहाँ पर रहते हुए मैं यश पे फोर्स लगा सकता हूँ, तो यश जो है वो मेरी फील्ड में, बट यहाँ पर खड़े होकर के क्या मैं लव्य पर फोर्स लगा सकता हूँ? तो लव्य इज आउट ऑफ माई फील्ड, वो मेरी फील्ड से बाहर है। इसका मतलब मेरे आसपास एक ऐसा रीजन है जिसमें कि अगर कोई दूसरी बॉडी होगी तो वो दूसरी बॉडी मेरी वजह से अपने ऊपर क्या कर सकती है? फोर्स एक्सपीरियंस कर सकती है। तो सेम चीज किसके लिए बनी? चार्ज के लिए। चार्ज के आसपास भी क्या होगा? एक ऐसा रीजन होगा जिसमें कि अगर कोई दूसरा चार्ज हो तो वो दूसरा चार्ज गिवन चार्ज की वजह से क्या कर सकता है? अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। एंड दैट रीजन, वो सिमेट्रिकल रीजन है, 3 डायमेंशनल रीजन होगा, प्लेनर रीजन नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है? इट विल बी अ सिमेट्रिकल 3 डायमेंशनल रीजन। सो दैट रीजन और दैट स्पेस इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आए यहां तक के पॉइंट्स? श्योर। तो सिंपली कूलम्स लॉ क्या था, उसका बेसिक फार्मूला क्या बना, उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, ठीक है? फिर उसके बाद उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है, देन फिर उसके बाद डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, कैसे डिफाइन किया जाएगा, उसका फार्मूला क्या बना, ठीक है? मीडियम की प्रेजेंस में फोर्स इनवर्सली वेरी करेगा तो क्यों, कैसे, ठीक है? वो इक्वेशन अच्छे से क्लियर होनी चाहिए हम लोगों को। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और उसी के बीच में हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, उसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या है। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर अच्छे से सबका?